फ्रेंड्स, डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग वर्तमान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। वर्तमान में पेपर फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के क्वेश्चंस के 3 पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एकदम अपडेटेड कंटेंट के साथ ये क्लासेस आपको डेली शाम को 7:15 पर मिल रही हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछली ऑब्जेक्टिव और जो थ्योरिकल क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड डीएलएड का ही टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, वहां पर भी आपको ये क्लासेज मिल जाएंगी। तो वहां आप लोग क्लासेज जो है वो जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग बात क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपका कह रहा है कि सीखने के नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया है। बाल विकास में सीखने के जो नियम है वो किसने दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक साहब ने जो है वो सीखने के नियम दिए हैं। महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। थॉर्नडाइक से आपका एक नए क्वेश्चन पेपर में जरूर बन जाता है। अगला प्रश्न नंबर 77 आपसे कह रहा है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है। देखिए, जब आप अभ्यास करते हो या आपको अनुभव होता है तो इसके लिए क्या होता है, अभ्यास के लिए भी आपको सीखना पड़ता है और अनुभव के लिए भी आपको सीखना पड़ता है। सीखने के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है यही आपका अधिगम कहलाता है। और अधिगम में अभ्यास और अनुभव दो जो हैं वो प्रमुख तत्व हैं। ये भी सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है। तो ये आपका अधिगम अंतरण कहलाता है। अब आप समझिएगा अधिगम अंतरण होता क्या है। यहां से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। जैसे आप मान लीजिए आपके टीचर हैं, अब आपके टीचर ने आपको मान लीजिए मैथ पढ़ाई, ठीक है, और आप मैथ में अच्छा सीख गए और अब आप क्या हो गए, मैथ के टीचर बन गए। तो अब आप जो बच्चों को अपने पढ़ाओगे मैथ ना, तो यही अधिगम का अंतरण है। मतलब इन टीचर साहब को जो मैथ आती थी वो उन्होंने आपको सिखा दी और अब आप जो है बच्चों को सिखा रहे हो। उनमें से कोई बच्चा होगा वो भी टीचर बनेगा, तो कुछ आपके गुण और कुछ उस बच्चे के गुण, यही जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। मतलब अनुभव या जो आपकी कार्यप्रणाली में जो परिवर्तन होता रहता है वो अधिगम अंतरण के द्वारा ही संभव होता है। अगला प्रश्न नंबर 79 आपसे कह रहा है प्रेरणा के कितने प्रकार हैं। यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। जो प्रेरणा है वो आपको 2 तरह से दी जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 80 आपसे कह रहा है प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह कथन जो है वो किसका है। तो यह कथन महान मनोवैज्ञानिक एवरिल साहब का है। बहुत महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। अच्छे से आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो साथ में नोट भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 81 आपसे कह रहा है व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए, कोई व्यक्ति जो कार्य करता है तो उसके लिए प्रेरणा आवश्यक होती है। मतलब अभिप्रेरणा जिसे आप मोटिवेशन कहते हो, मोटिवेशन के द्वारा ही व्यक्ति आगे की सोचता है और अपने कार्य को करने या ना करने से संबंधित डिसीजन लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अभिप्रेरणा हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 82 आपसे कह रहा है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन जो है किसका है। तो यह कथन जो है स्टाउट साहब का है। स्टाउट साहब ने कहा कि स्मृति जो है वो एक आदर्श पुनरावृत्ति है। जो हम चीजों को दिमागों में रिपीट करते हैं, जो इमेजेस हमारे दिमाग में बनते हैं, वही जो है वो स्मृति कहलाती है। अगला प्रश्न है स्मृति का निम्न में कौन सा अंग जो है वो नहीं है। तो सीखना, धारण या पहचान। तो सीखना, धारण और पहचान ये तीनों के तीनों स्मृति से संबंधित है, जबकि जो चिंतन होता है ये अभिप्रेरणा से संबंधित होता है, मोटिवेशन से संबंधित होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर चिंतन आता है तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित होता है, जबकि जो सीखना है, धारण करना और पहचान ये तीनों के तीनों आपके
स्मृति के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो पूर्व में चीजें धारण होती हैं, जो पूर्व में प्रयास होते हैं, जो पूर्व में चीजें उसके द्वारा घटित होती हैं, उनको याद करना, उनको याद करने में समर्थ होना, ये आपका स्मरण कहलाता है या स्मृति कहलाता है। और इनका याद ना रहना, भूल जाना, ये आपका विस्मरण कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सांख्यिकी जो है ये गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो बाउले साहब ने कहा कि जो सांख्यिकी है ना, ये गणना का विज्ञान है। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 85 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है आपसे, सांख्यिकी का जन्मदाता जो है ये किसे कहा जाता है? तो आकेनवाल को जो है सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 86 का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 आपसे कह रहा है, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को जो है वो किसने विकसित किया था? जो आपका बार ग्राफ होता है, डेटा ग्राफ होता है, आंकड़े होते हैं, यही सब आपके चित्रलेख होते हैं। और इनको प्रस्तुत करने की जो विधि है वो डॉक्टर ओंटो न्यूरक ने दी है। ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 आपसे कह रहा है, कौन सा माध्य स्थित माध्य है? मतलब इनमें से कौन सी स्थिति जो है वो आपकी माध्य कहलाती है? तो जो माध्यिका है ये आपको माध्य निकालने में जो है वो सहायता करती है, एक सम फैक्टर के द्वारा, एक विषम फैक्टर के द्वारा। जब इस पर क्लास लाएंगे तो आपको अलग से डेडिकेटेड रूप में हम बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। ऐसा कौन सा माध्य है जिसमें प्रत्येक पद जो है वो गणना में सम्मिलित होता है? तो जब आप समांतर माध्य मतलब x बार निकालते हो तो आपका प्रत्येक पद जो है वो गणना में सम्मिलित रहता है। अगला प्रश्न है, यदि 3 4 x 8 की माध्यिका जो है वो 5 है तो x का मान जो है वो कितना होगा? तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, इन सबको जो है वो आप जोड़ दें तो 3 4 8 और ये कितना हो जाएगा? 8 4 12 3 15 हो जाएगा। और ये 4 पद है तो 5 की गुणा 4 से हो जाएगी, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये आपका माध्य निकल आएगा। अब लेकिन अगर आपको माध्यिका चाहिए तो यहां पर पद कितने हैं? पद है यहां पर आपके सम। ठीक है, पद कैसे है? सम है। तो सम का फार्मूला क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, तो इस तरह से जब आप निकालोगे तो इसका राइट आंसर 6 आ जाएगा। इस पर जब हम क्लास लेकर के आएंगे तो आपको डेडिकेटेड रूप से बताएंगे, आप थोड़ा सा धैर्य रख लें। अगला प्रश्न है, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर कैसे होने चाहिए? तो समान भी हो सकते हैं, समावेशी भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर माध्य तथा बहुलक क्रमशः 35.4 और 32.1 है तब माध्यिका क्या होगी? तो इसको ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हम लोग बाद में ही देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य जो है वो सम्मिलित नहीं होता है? तो बहुलक में क्या होता है? प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है। इसमें जिस पद का बार बार रिपीटेशन होता है, सबसे ज्यादा बार होता है, वही आपका बहुलक हो जाता है। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 2 3 2 4 2 5। ठीक है, तो 2 बार बार आया है तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला है, औसत गति, चलन, वेग आदि की गणना में क्या प्रयुक्त होता है? तो जो हरात्मक मान है आपका, हरात्मक माध्य, ये औसत गति, चलन, वेग की गणना में जो है वो आपका प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 95 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात करें। तो आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार यहां पर रिपीट हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें दिख रहा है जो 6 है आपका, ये 1 2 3 बार जो है रिपीट हुआ है और यही सबसे ज्यादा बार श्रेणी में रिपीट हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 96 आपसे कह रहा है कि पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम माध्य कहते हैं, मीन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 आपसे कह रहा है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था आपकी जो है वो शैशवावस्था होती है और इसकी अवधि जो है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। दूसरे नंबर पर आपकी बाल्यावस्था होती है, इसकी अवधि 7 से 12 या 13 वर्ष, जो भी मनोवैज्ञानिक मान है वो इसमें रखनी होती है। तीसरे नंबर पर आपकी किशोरावस्था आ जाती है और इसकी अवधि जो है वो 13 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। 3 अवस्थाएं आपकी
बाल विकास की होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 98 आपसे कह रहा है बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो बाल विकास की दृष्टि से, या बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से? तो बाल मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा महत्व जो है वो बाल विकास के साथ साथ बाल शिक्षा की दृष्टि से है। और बाल विकास का जो ज्ञान है ये केवल छात्र को ही नहीं बल्कि शिक्षक को भी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 99 की तरफ। इसके पहले मैं बता दूं इस चैनल पर जो थ्योरिकल क्लासेस सारी की सारी कराई गई हैं, जिसमें हमने बाल विकास की अवस्थाएं, अधिगम के जो आपके प्रकार होते हैं, उसके सिद्धांत जो होते हैं, उसके बाद जो आप देख सकते हैं व्यक्तित्व वगैरह और जितने भी आपके सिद्धांत हैं, चाहे पावलाक साहब का हो, थॉर्नडाइक का हो, स्किनर का हो, पियाजे का हो, सारे के सारे सिद्धांत पर भी डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के साथ पड़ी हुई है। तो वो वीडियोज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर देख लीजिएगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो कि डीएलएड को ही डेडिकेटेड है, मतलब उसमें केवल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जिससे हर एक अपडेट आपको समय से मिल सके। प्रश्न नंबर 99 आपसे कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो स्टैनले हॉल साहब ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न आपका 100 नंबर कह रहा है प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो आपके थॉर्नडाइक साहब हैं इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। पावलाक साहब ने किस जानवर पर जो है अपना प्रयोग किया था, ये आप लोग जो है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये देखो मैंने जो अब बता रहा था आपको कि डीएलएड का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है ये डीएलएड बीटीसी क्लासेस का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप इन क्लासेस को अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दो। बहुत जल्द अभी धीरे धीरे हम लोग क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आप लोग अगर कमेंट वगैरह करोगे तो क्लासेस की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी और डेडिकेटेड रूप में आपको जो है अपडेट कंटेंट भी मिलेगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उम्मीद है क्लासेस जरूर पसंद आएंगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिएगा। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।